सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ महाट्रांसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करना स्टार्ट किए हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द स्लिप एट सम स्पीड इज 0.05. The speed is reduced by inserting an external resistance in the rotor circuit and the slip is 0.15. If the rotor winding resistance per phase is 0.2 ohm, the external resistance is ओके। तो यहाँ पे थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीड पे हमें स्लिप है वो 0.05 मिल रहा है केस 1 में। केस 2 में इन्होंने कहा है हम लोगों ने एक एडिशनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया है जिसकी वजह से अभी स्लिप है वो 0.15 हो गई है और जो ओरिजिनल रोटर रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है 0.2। तो एडिशनल कितना रेजिस्टेंस हम लोगों ने ऐड किया है रोटर सर्किट में। तो इसके लिए टॉर्क तो यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग टॉर्क का जो फॉर्मूला है उसका हेल्प लेंगे। तो फॉर स्मॉल लेस वैल्यू ऑफ स्लिप और लो वैल्यू ऑफ स्लिप हम लोगों को पता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप डिवाइडेड बाय रोटर रेजिस्टेंस। ओके, ये स्मॉल वैल्यूज ऑफ या फिर लो वैल्यूज ऑफ स्लिप के लिए होता है। ये हम लोगों ने अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस किया है बीएमसी जेई के प्लेलिस्ट में। तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे इंडक्शन मोटर का जो हम लोगों ने लेक्चर लिया है तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है लो स्लिप रीजन में कैसे होता है, हाई स्लिप रीजन में। तो अगर आप चाहे तो वो रेफर करना, हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है क्यों होता है कैसे होता है। तो हम लोग इसी का सहारा लेंगे। टॉर्क हम लोग कांस्टेंट ऐसा अज्यूम करेंगे तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमें मिल जाएगा S1 डिवाइडेड बाय रोटर रेजिस्टेंस इन फर्स्ट केस एंड S2 यानी कि स्लिप 2 और रोटर रेजिस्टेंस इन सेकेंड केस, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं S2 डिवाइडेड बाय RR1 प्लस कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। S1 का वैल्यू है 0.05, R1 का वैल्यू है 0.2 यानी कि रोटर रेजिस्टेंस ओरिजिनल। उसके बाद स्लिप का वैल्यू 0.15 एंड RR1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.2 प्लस R एक्सटर्नल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 0.15 इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस R एक्सटर्नल। ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस R एक्सटर्नल। ये हो जाएगा 0.2 प्लस R एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0.6। ओके, तो डायरेक्टली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा 0.4 ओम्स। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज अ नो लोड लॉस ऑफ 64 वाट as obtained from a open circuit test. When short circuit test is performed with a 90% of the rated current flowing in the both low and high windings, the measured loss is 81 watts. The transformer should exhibit a maximum efficiency at, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रांसफार्मर के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे ओपन सर्किट टेस्ट हमने परफॉर्म किया है जिससे हमें जो आयरन लॉस या फिर जो नो लोड लॉस है वो हमें 64 वाट मिला है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो हम लोगों ने 90% लोडिंग पे परफॉर्म किया है जहाँ पे हमें जो कॉपर लॉस का जो वैल्यू मिला है वो है 81 वाट्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं क्या है, PI यानी कि आयरन लॉस या फिर जिसे हम लोग नो लोड लॉस कहते हैं वो हमें मिल गया है यहाँ पे 64 वाट। उसके बाद है 90% पे हम लोगों ने जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो परफॉर्म किया, तो इसकी वजह से x² PCU रेटेड ओके इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे 81 वाट। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90% लोडिंग है इसलिए x का वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 0.9। तो इसके वजह से PCU रेटेड का वैल्यू हमें मिलेगा 81 डिवाइडेड बाय 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा 0.81। ओके, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 100 वाट्स। तो ये रेटेड कॉपर लॉस का वैल्यू है वो हमें मिल गया है। अभी हम लोग मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए देखेंगे। मैक्सिमम इफिशियंसी का यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, x² PCU रेटेड इज इक्वल टू PI, दोनों जो लॉसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अभी ये लोडिंग अलग होगी, ये लोडिंग यानी कि जब भी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी तब क्या लोडिंग पे वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे सेम 90% होगी ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा PI डिवाइडेड बाय PCU रेटेड। ओके, इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.8। इसका मतलब 80% लोडिंग पे 80% ऑफ द फुल लोड। ओके, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 80% ऑफ द रेटेड करंट। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। ये एपी ट्रांसको का क्वेश्चन था 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 220 वोल्ट 10 किलोवाट
900 RPM separately excited DC motor has an armature resistance of 0.02 ohm. When the motor operates at a rated speed and with the rated terminal voltage, the electromagnetic torque developed by the motor is 70 Newton meter. Neglecting the rotational losses of the machine, the current drawn by the motor from 220 volt supply is. ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है तो हम लोग सबसे पहले उसका जो आर्मेचर सर्किट है वो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे दिया है 220 वोल्ट हम लोगों ने टर्मिनल पे अप्लाई किया है। आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू है 0.2 ओम। आई का वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग पी के हेल्प से। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पावर इनपुट पावर यानी कितना है यहाँ पे 10 किलोवाट इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 220। ओके, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 45.45 एम्पियर। और यहाँ पे ई का वैल्यू वो हमें अभी तक तो पता नहीं लेकिन हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ई का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, बैक ईएमएफ जो है वो मिलेगा V माइनस आई आर ए। ओके, V का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट माइनस आई आर ए में ड्रॉप हो जाएगा यानी कि 45.45 मल्टीप्लाई बाय 0.02। ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा 219.1 वोल्ट। ये हो जाएगा बैक ईएमएफ का वैल्यू। अब ये पर्टिकुलर बैक ईएमएफ के रिस्पेक्ट में हमें जो वोल्टेज मिलेगा यानी कि रेटेड पे वो कितना दिया है यहाँ पे 900 RPM। ठीक है, ये हो गया केस 1। केस 2 में इन्होंने क्या कहा है, व्हेन अ मोटर ऑपरेट्स एट अ रेटेड स्पीड यानी कि वही 900 RPM पे एंड विद द रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, तो 220 वोल्ट भी हम लोगों ने यहाँ पे चेंज है वो नहीं किया। तो यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू अभी इन्होंने स्पेसिफिकली दिया है कि 70 न्यूटन मीटर, हमें करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें हमारे पास एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओके, यानी कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय स्पीड। ठीक है, तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू टी यानी कि टॉर्क जो है मल्टीप्लाई बाय ओमेगा आर का जो वैल्यू रहेगा। ओके, ओमेगा आर का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई NR डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो हम लोग ये यूज करेंगे, डायरेक्टली NR सब्स्टिट्यूट मत कर देना, वहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। ओके, टी इंटू ओमेगा आर होता है, टी इंटू NR नहीं होता है। आई का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ पे टॉर्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा आर डिवाइडेड बाय बैक ईएमएफ। ठीक है, तो बैक ईएमएफ हमें 219 ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट करना तो डायरेक्टली 220 भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेटर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो। ओके, तो टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा आर का वैल्यू कितना होता है 2 पाई इंटू NR है 900 डिवाइडेड बाय EB का वैल्यू हो जाएगा ये 219.1 या फिर अप्रोक्सीमेटली 220 भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय ये 60 ओमेगा आर की वजह से। ठीक है, तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो आई का वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट है वो 30 एम्पेयर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ईजी आप विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने 220 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, तो ये पाई के लिए 220 डिवाइडेड बाय हम लोग 7 है वो से अज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो ये इधर से इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको फाइनल आंसर इजीली मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 8 पोल डीसी जनरेटर हैज अ सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर कंटेनिंग 32 कॉइल्स ऑफ 6 टन्स ईच। इफ its flux per pole is 0.06 Weber, the machine is running at a 250 RPM, the induced armature voltage is। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला में आपको जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला क्या है अपना, E इज इक्वल टू 5PN बाय 60 इंटू Z डिवाइडेड बाय A। ओके, तो फ्लक्स हमारे पास अवेलेबल है, P है, नंबर ऑफ पोल्स 8 है, N भी है, 250 RPM प्रेजेंट है। अभी Z का वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, तो Z का वैल्यू सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। Z मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या अवेलेबल है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कंटेनिंग 32 कॉइल्स ऑफ 6 टन ईच। ओके, तो यहाँ पे टोटल टर्न्स कितना हो जाएगा, टोटल टर्न्स है वो हो जाएगा 32 कॉइल्स और हर एक कॉइल में हमारे पास 6 टर्न्स है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 192 टोटल टर्न्स बन जाएंगे। ठीक है, और एक टर्न में हमारे पास 2 कंडक्टर्स होते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे टोटल कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल कंडक्टर्स हो जाएंगे 192 मल्टीप्लाई बाय। ओके, अगर जिनको पता नहीं उनके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये अगर 1 टन हम लोगों ने ऐसा कंसिडर किया तो ये जो है यहाँ पे ये एक कंडक्टर बन जाएगा और ये है ये साइड, ये हो जाएगा दूसरा कंडक्टर। ठीक है, तो इसे टोटल कंडक्टर हमारे पास 192 इंटू 2 ये टोटल वैल्यू ऑफ Z है। यहाँ पे इन्होंने दिया है सिंप्लेक्स वेव बाउंड। ठीक है, तो वेव बाउंड के केस में हमें जो पैरेलल पाथ मिलता है वो कितना मिलता है, A का वैल्यू है वो 2 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा टाइप का वाउंडिंग किया है। यहाँ पे अगर लैप वाइंडिंग है तो लैप वाइंडिंग में A इज इक्वल टू नंबर ऑफ P होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ पोल्स है उसके अकॉर्डिंग,
और अगर वेव वाइंडिंग हुआ तो यहाँ पे फिक्स ए का वैल्यू है वो हमेशा 2 होता है, ठीक है। तो जिनको पता नहीं है वो नोट डाउन कर सकते हो। तो अभी हम लोग डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना है। फ्लक्स है 0.06, मल्टीप्लाई बाय पोल कितना है 8, मल्टीप्लाई बाय एन 250 RPM डिवाइडेड बाय 60, मल्टीप्लाई बाय जेड का वैल्यू कितना है 2 इंटू 192 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू है 2, ठीक है। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो ई का वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मिलेगा 384 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी महाट्रांसफर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टॉर्क स्पीड कर्व ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे दिया है। 4 points of the operation are marked as W, X, Y and Z. Which one of them represents the operation at sleep greater than 1? ठीक है। तो स्लीप और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक दिया है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्पीड कैसा ड्रॉ किया है, यानी कि एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्पीड का वैल्यू है वो ओरिजिन से लेके राइट साइड में बढ़ रहा है, और हमें पता है कि जो स्पीड है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लीप होता है। अगर स्लीप बढ़ गया तो वहाँ पे जो स्पीड का वैल्यू है वो कम हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोग स्लीप है वो यहाँ पे अभी ऐसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 0 से लेके 1 तक, और जैसे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे जो स्लीप का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ डब्ल्यू का जो वैल्यू है वही ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस उसके लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए स्लीप सिर्फ हमें ग्रेटर देन 1 डब्ल्यू पॉइंट के लिए ही मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया था। एपी ट्रांसको के एग्जाम में भी पूछा गया था, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में 2006 में भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ WXYZ की जगह पे ABCD है वो दिया था, लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही था। हम लोग और एक जो डायग्राम है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्लीप अगर ग्रेटर देन 1 हो तो जिसे हम लोग ब्रेकिंग मोड कहते हैं। यहाँ पे 1 से लेके 0 के बीच में या फिर 0 से लेके 1 के बीच में मोटरिंग मोड होता है, और अगर स्लीप का वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो वहाँ पे वो जनरेटिंग मोड में एक्ट करेगा, ओके। यानी कि स्पीड ऑफ द मोटर है वो हम लोग यहाँ पे -NR है वो कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करता है। तो स्लीप का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, NS -NR डिवाइडेड बाय NS, करेक्ट। तो हम लोग NR की जगह पे -NR यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से हमें जो वैल्यू मिलता है NS + NR डिवाइडेड बाय NS, ओके। तो हम लोग NS कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + NR डिवाइडेड बाय NS। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो स्लीप का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 मिलता है, तो इसलिए जो रोटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ब्रेकिंग मोड की तरह हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फील्ड एक्साइटेशन ऑफ 20 एम्पियर इन अ सर्टन अल्टरनेटर results in an armature current of 400 ampere in a short circuit and terminal voltage of 2000 volt on open circuit. The magnitude of the internal voltage drop within the machine at the load current of 200 ampere is. Okay, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें तुरंत क्वेश्चन देख के क्वेश्चन पढ़ के स्ट्राइक नहीं होता है कि हम लोग इसे कैसे अप्रोच करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें जो गिवन डेटा दिया है वो सबसे पहले आप लिख लो। हार्डली आपके 10 से 12 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन शायद आपको एक अच्छा अप्रोच मिलेगा। अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा है तो आपको एक अच्छा अप्रोच मिल सकता है यहाँ पे, ओके। तो हम लोग सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, फील्ड एक्साइटेशन का वैल्यू है, IF का वैल्यू दिया है 20 एम्पियर, और अगर हम लोगों ने ओपन सर्किट लिया, आर्मेचर करंट शॉर्ट सर्किट अगर हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया, सर्टन अल्टरनेटर रिजल्ट्स इन एन आर्मेचर करंट ऑफ 400 एम्पियर इन शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट किया तो यहाँ पे हमें शॉर्ट सर्किट ने ISC हम लोग लिख सकते हैं। ISC के वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 एम्पियर, और एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 2000 वोल्ट ऑन ओपन सर्किट, ओके। तो ओपन सर्किट वोल्टेज हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 2000 वोल्ट, ओके। तो यहाँ पे जो फील्ड करंट का वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला है वो शायद से याद आ जाएगा कि सिंक्रोनस जो रिएक्टेंस होता है फॉर कांस्टेंट फील्ड, उसका हम लोग ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं BOC डिवाइडेड बाय ISC, ओके। ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 400, अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 5 ओम, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, और हमारे पास करंट है, हमारे पास एक्सिस भी है, तो बस अभी उसको मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, करंट का वैल्यू इन्होंने दिया है तो आर्मेचर करंट है, इंटरनल वोल्टेज लोड करंट, ओके। लोड करंट मल्टीप्लाई बाय जो एक्सेस का वैल्यू है वो, तो IL का वैल्यू हमें कितना है यहाँ पे 200 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 5 ओम्स, ओके। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा हमें
1000 वोल्ट। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो कभी कभी गिवन सिर्फ लिखने से आपको पता होता है, आपको ये टर्मिनोलॉजीज पता होती है ISC VOC, तो अगर आप एग्जैक्टली क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। कभी कभी सिर्फ इतना थियरी देख के पूरा ये 4-5 लाइन पढ़ के भी हम लोग को समझ नहीं आता है, तब ये गिवन लिखने वाला जो ट्रिक है वो आप हेल्प ले सकते हो इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट अ लीडिंग पावर फैक्टर, इट्स एक्साइटेशन इंड्यूस वोल्टेज EF इज, तो हमें वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के साथ कंपेयर करके लिखना है कि अगर सिंक्रोनस मोटर है लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रही है तो EF क्या वैल्यू क्या होगा एज कंपेयर टू द VT। ओके, तो ये सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन या फिर जो ये टेबल है ये हम लोगों ने ऑलरेडी ONGC का जो मैंने लेक्चर लिया था, ONGC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का, तो वहाँ पे भी एक क्रिटिकल एक्साइटेशन जो क्वेश्चन है वो पूछा था, सिंक्रोनस मोटर अगर क्रिटिकल एक्साइटेशन है तो वहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा, या फिर पावर फैक्टर अगर यूनिटी है तो वहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ द एक्साइटेशन रहेगा। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप, ये टेबल है हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, वहाँ पे आप चाहिए तो वो देख लेना। तो ONGC का भी जो वीडियो है वो आप रेफर कर सकते हो, आपको बहुत ही एक क्विक रिवीजन हो जाएगा अभी तक जाकर, अगर आपने देखा नहीं है तो बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आपके फटाफट रिवीजन हो जाएंगे। चाहे तो आप स्पीड अप करके देख सकते हो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा हुआ है तो, लेकिन आई सजेस्ट यू कि एक बार है वो वीडियो जरूर से जाके देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 पार्ट में ही सिर्फ हम लोगों ने अपलोड किया है, आपको आई बटन पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा या फिर वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो ओके, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे वापस से क्वेश्चन पे। लीडिंग पावर फैक्टर पूछा है और ये सिर्फ मोटर के लिए है, ये जनरेटर के लिए मत यूज करना कि जनरेटर के लिए अलग होगा। ओके, ये मोटर के लिए है सिर्फ टेबल। तो मोटर के लिए क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर है यहाँ पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे हम लोग देख सकते हैं कि जो EF का वैल्यू, एक्साइटेशन इंड्यूस वोल्टेज का जो वैल्यू है, फिर बैक EMF EB का वैल्यू वो ग्रेटर देन V है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन B है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन EF इज हायर देन द टर्मिनल वोल्टेज VT। ओके, तो बाकी के भी जो पावर फैक्टर है वो देख लेना। क्रिटिकल एक्साइटेशन पे EB इज इक्वल टू EB नहीं होता, EB इज इक्वल टू V नहीं होता, वहाँ पे अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है जहाँ पे हमें यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है। ओके, तो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर आपको चाहिए कि जो हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं जनरेटर और मोटर के लिए, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि समझ नहीं आता है या फिर कंफ्यूज होते हैं, तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रिप के वजह से हम लोग उसको समझ सकते हैं। अगर आपको वो चाहिए उसके स्पेसिफिक एक वीडियो, तो मैं एक शॉर्ट 10-15 मिनट की जो वीडियो है वो बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर द डेवलप रिलक्टेंस टॉर्क अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द लोड एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज इज। ओके, तो सिंक्रोनस मोटर में हम लोग 2 टाइप के जो पोल्स है वो यूज कर, 2 टाइप की जो रोटर है वो हम लोग यूज करते हैं, एक सेलिएंट पोल और दूसरा होता है सिलिंड्रिकल रोटर। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पोल के बारे में या फिर कौन सा टाइप ऑफ द रोटर के बारे में, सॉरी कौन सा टाइप ऑफ द रोटर के बारे में सिंक्रोनस मोटर में वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे सेलिएंट पोल के बारे में पूछा गया है, तो ऑब्वियसली हमें रिलक्टेंट टॉर्क है वो दिखाई देगा, रिलक्टेंस टॉर्क। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है, पावर का जो फॉर्मूला है यहाँ पे मेंशन किया है, और टोटल टॉर्क जो है, जो टॉर्क जनरेट होगा उसका वो वैल्यू है वो हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो P वाला पोर्शन है ये ब्रैकेट के अंदर दिखाई देगा, सिर्फ जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि P इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे T का क्या किया है, P डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो ये वैल्यू है, ये सिर्फ ओमेगा की वैल्यू है। ओके, ओमेगा S की वैल्यू। तो ठीक है, हम लोगों को क्या पूछा है यहाँ पे, डेवलप द रिलक्टेंस टॉर्क अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो ये 2 टॉर्क है, आप यहाँ पे देख सकते हो प्लस का साइन है। तो सेलिएंट पोल रोटर के केस में हमें 2 टाइप ऑफ द टॉर्क मिलते हैं या फिर 2 टाइप ऑफ द पावर मिलती है। यहाँ पे ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जिसे हम लोग कहेंगे, और ये जो होता है ये है रिलक्टेंस टॉर्क। ओके, ये है रिलक्टेंस टॉर्क। ये रिलक्टेंस टॉर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं XD एंड XQ, यानी कि डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस, जो हमें मिलता है सेलिएंट पोल के केस। ठीक है, तो हमें रिलक्टेंस टॉर्क है वो मैक्सिमम कब होगा ये हमें यहाँ पे पूछा है। तो अगर XD XQ V ये वैल्यू तो सब अगर कांस्टेंट हम लोगों ने अज्यूम किया, तो यहाँ पे सिर्फ sin 2del वाला वैल्यू है वो ही वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हमें मैक्सिमम अटेंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये sin 2del का वैल्यू है ये हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा। ओके, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, करेक्ट। तो sin 2del का वैल्यू अगर हमें 1 यहाँ पे चाहिए, तो इसका मतलब साइन हमें 1 वैल्यू कब मिलता है साइन में, साइन 90 डिग्री पे। अगर 2del इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो डेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल का वैल्यू हो जाएगा 45। ओके, तो अगर डेल का वैल्यू हमने 45 रख दिया तो यहाँ पे हमें जो रिलक्टेंस टॉर्क है वो मैक्सिमम दिखाई देगा इन केस ऑफ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 90 डिग्री मत लिख देना, शायद कुछ स्टूडेंट है वो बाय हार्ट करते हुए कैसा बाय हार्ट करेंगे साइन डेल, लेकिन साइन डेल नहीं होता, साइन 2del होता है। ओके,
तो इसलिए यहाँ पे डेल का वैल्यू हो 45 आ जाएगा। ये एपी ट्रांसको का क्वेश्चन था 2019 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर इज रनिंग एट 1000 आरपीएम एंड ड्रॉइंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर. Its armature winding resistance is 2 ohm. It is brake by a plugging. The resistance to be connected in series with the armature to restrict the armature current is 10 ampere is. Okay, तो रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। एडिशनल हम लोग कितना यहाँ पे यूज करेंगे प्लगिंग के केस में। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे दिया तो नहीं है लेकिन हम लोग सर्किट में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, समझने में आसानी हो जाएगी क्या है कैसे है। ओके, ये है अपना डीसी शंट मोटर का, कितना वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। उसके बाद क्या दिया है, रनिंग एट 1000 आरपीएम, ठीक है, ड्रॉइंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पे 2 ओम। ओके, यहाँ पे कुछ करंट नहीं जा रहा है फिलहाल के लिए, हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सेपरेटली एक्साइटेड ऐसे शंट, यहाँ पे शंट मोटर दिया है लेकिन यहाँ पे शंट के बारे में कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ 0 एम्पियर ऐसा अज्यूम कर लेना, ठीक है। ये प्लगिंग वाला सर्किट एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद बैक ईएमएफ का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, फटाफट वैल्यू निकालते हैं। ईबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ईबी का वैल्यू हो जाएगा V माइनस आई आर ए, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 200 माइनस 10 इंटू 2 हो जाएगा ईबी का वैल्यू कितना, करेक्ट 180 वोल्ट, ये हो जाएगा ईबी का वैल्यू। ओके, तो अभी प्लगिंग इन्होंने किया है। प्लगिंग के लिए क्या होता है, प्लगिंग के केस में हम लोग जो आर्मेचर टर्मिनल्स होते हैं, आर्मेचर सर्किट होते हैं, उसका जो टर्मिनल्स होते हैं हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, सर्किट जो अभी बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम लोग साथ में एक एडिशनल जो रेजिस्टेंस है वो भी ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके, थोड़ा वेट करना, बताता हूँ मैं क्यों होता है। सबसे पहले सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सर्किट है कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा। ओके, सर्किट है वो हम लोग कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा था, आर्मेचर करंट एस। ओके, अभी ये जो करंट फ्लो होगा, अभी ये बैक आईबी का वैल्यू यानी कि ब्रेकिंग करंट या फिर जो हम लोग आर्मेचर करंट भी जिसे बोल सकते हैं क्योंकि सीरीज में ही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो आई का वैल्यू है या फिर जो आईबी का वैल्यू है वो अभी अपोजिट डायरेक्शन है, आर्मेचर करंट अभी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, तो मैं लिख देता हूँ ये आई का वैल्यू और ये है आई ए का वैल्यू, ठीक है। आई और आई बी यहाँ पे प्लगिंग के केस में दोनों सेम ही है, तो बाकी का वैल्यू तो सेम ही रहेगा। जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो 2 ओम्स ही रहेगा। अभी बैक ईएमएफ का वैल्यू भी सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ हम लोग जो टर्मिनल है वो इंटरचेंज कर दिया फॉर ब्रेकिंग कंडीशन। ओके, ये भी हो जाएगा 200 वोल्ट्स, ये प्लस यहाँ पे माइनस। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो आर्मेचर करंट का वैल्यू है वो 10 एम्पेयर ही रखना है, यहाँ पे 10 एम्पेयर ही रखा है। तो हम लोगों ने जो एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड किया है, जो ब्रेकिंग रेजिस्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं, उसका वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सिंपल केवीएल लगाएंगे ये सर्किट में, तो हमें मिलेगा, हम लोग केवीएल लगाते इसी डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -200 प्लस आई आर बी लेता हूँ, ठीक है, आई और आई बी सेम ही है, तो यहाँ पे मैं आर्मेचर करंट ही ले रहा हूँ, आई आर बी, चाहे तो मैं लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू आई बी। ओके, दोनों सेम है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या है। तो उसके बाद आ जाएगा ये, उसके ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद माइनस ई बी प्लस आई आर ए और इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई हम लोगों ने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई बी प्लस 200। ओके, ई बी का वैल्यू कितना है 180 प्लस ये हो जाएगा 200, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। आई का वैल्यू कितना हमें मिलेगा, अभी आई का वैल्यू 10 दिया है ना डायरेक्टली, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आई हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, डायरेक्टली सिर्फ आर ए और आर बी रखेंगे, तो डायरेक्टली वैल्यू हमें वो मिल जाएगा। आर ए का वैल्यू कितना है, आर ए का वैल्यू है 2 प्लस आर बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एंड ये कितना हो जाएगा 380, करेक्ट, 380 डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू कितना है हम लोग को मेंटेन करना है 10 एम्पियर, तो डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 38, करेक्ट। तो आर बी का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, आर बी इज इक्वल टू 36 ओम। तो इतना हमें इतना हमें ब्रेकिंग जो रेजिस्टेंस है वो ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग ये क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है और जो बैक ईएमएफ, इनका पोलैरिटी अभी सेम डायरेक्शन में आ गई, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो 380 वोल्ट इतना ज़्यादा अभी बढ़ गया। ओके, बैक ईएमएफ भी और जो टर्मिनल वोल्टेज दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो इसके वजह से जो करंट है आर्मेचर करंट वो बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो होने लगेगा। तो वो कंट्रोल करने के लिए हम लोग फिर एडिशनल जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में ऐड करते हैं, ताकि वाइंडिंग है वो डैमेज ना हो। आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है दोनों में, आर्मेचर रेजिस्टेंस का 2 ओम्स है और यहाँ पे जो हम लोग एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करें वो 36 ओम है। ओके, तो बहुत डिफरेंस है, ताकि वाइंडिंग डैमेज ना हो। तो इसकी वजह से हम लोग जो रेजिस्टेंस है ब्रेकिंग रेजिस्टेंस वो हम लोग सर्किट में ऐड करते हैं। ओके,
ये एपी जेनको का क्वेश्चन था। अभी तक हम लोग ट्रांसको के क्वेश्चन देख रहे थे, तो जेनको के क्वेश्चन हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं ताकि हम लोगों के अच्छा आइडिया हो और समझ सकते हैं हम लोग कि ट्रांसको, जेनको और डिस्कॉम के लिए कौन से टाइप के जो क्वेश्चन है, क्या लेवल के, वो आपको पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली ये टाइप के एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए हम लोगों ने सेम टाइप के क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिए। ओके, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि गेट 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है या फिर जो इंजीनियरिंग सर्विस के जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी हम लोगों ने मिनिमम जो कोई भी रिक्वायर जैसा लेवल है प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने एनालाइज करके ही वो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किया है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैंने एक्सप्लेन करने के बाद भी, आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप बाकी के स्टूडेंट को भी पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे मैसेज भी आते हैं डाउट से रिलेटेड। मैं जितना मुझे हो सके अपना टाइम निकाल के सभी स्टूडेंट को रिप्लाई करता हूँ। आप चाहिए तो ग्रुप पे आके पूछ सकते हो किसी से भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ट्रांसफार्मर हैज अ मैक्सिमम efficiency at 3/4 of the full load. The ratio of its iron loss PI and a full load copper loss PC is. ओके, तो हमें ट्रांसफार्मर हैज अ मैक्सिमम इफिशियंसी है 3/full लोड। ओके, तो एक्स का वैल्यू मतलब हमारे पास दिया है, तो एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू दिया है 3/4। ओके, तो हम लोगों को क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द PI बाय फुल लोड कॉपर लॉसेस। तो हम लोगों ने देखा था एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, PI डिवाइडेड बाय PCU रेटेड। ओके, यानी कि फुल लोड कॉपर लॉस बेसिकली जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसका रेशियो हो जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो डायरेक्टली एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/16। ओके, वन लाइनर का आंसर था सिर्फ, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एपी जेनको का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 25 kVA 2000:200 वोल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड एट शोन इन द फिगर। ओके, यहाँ पे दिखाया गया है द फुल लोड KVA ऑफ अ कनेक्शन इज। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को जो KVA कितना रहेगा टोटल ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसा टाइप का दिया है 2000:2200, मतलब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये कितने की होगी, अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है तो 2000 की है, ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 वोल्ट। तो हम लोगों ने सिर्फ एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे स्टैक किया है, तो अगर हम लोग सिर्फ ये वाला वोल्टेज देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 200, यानी कि ये LV वाइंडिंग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर LV वाइंडिंग में जो कितना करंट फ्लो हो रहा था पहले फाइंड आउट करेंगे, 25 kVA जो हम लोगों ने प्रीवियसली दिया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो करंट का वैल्यू हमें मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 2200 करेंगे तो हमें जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था, IL का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। IL का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 kVA यानी कि 25K डिवाइडेड बाय 200 वोल्ट, ठीक है। तो ये हम लोग हो जाएगा कैंसिल, 250 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 125 एम्पियर। ओके, तो इतना जो करंट है वो यहाँ से फ्लो हो जाएगा, 125 करंट है वो भी लोड की तरफ फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लोड में कितना KVA हमें मिलेगा, हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, वही ट्रांसफॉर्मर का KVA हमें मिल जाएगा। तो टोटल KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमें मिल जाएगा यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई बाय 2200। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 125 इंटू 2200, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 275 kV। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी एपी जेनको का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्टेन फॉर अ 3-फेज इंडक्शन मोटर। पिक अप द करेक्ट मेथड ऑफ अ स्पीड कंट्रोल फ्रॉम द ऑप्शंस। यहाँ पे आउटपुट है वो कांस्टेंट हम लोगों ने अज्यूम किया है। ओके, तो ये हम लोगों ने अच्छे से, मैं वापस बोल रहा हूँ, हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है इन डिटेल में कैसा होता है, क्यों होता है। सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कौन से जो हम लोग पैरामीटर है जिसके हिसाब से हम लोग जज करते हैं। तो फर्स्ट वन होता है स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, तो स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग देख सकते हैं, ये TST2 है, ये TST1 है। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं मैक्सिमम टॉर्क कितना है। ओके, यहाँ पे हमें शायद से अलग दिखाई दे रहा, लेकिन देखते हैं हम लोग क्या होता है, ये Tmax का वैल्यू है। ओके, और उसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, देखिए मैक्सिमम टॉर्क के रिस्पेक्ट में हमें जो स्लिप मिल रही है वो कितना वैल्यू है वो उसका मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इससे हम लोग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में Tmax अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ये डिफरेंट कंडीशन के लिए हमें मिलता है। हमारे पास अभी ऑप्शन में अगर हम लोग चेक करेंगे तो V/F कंट्रोल मेथड है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पे जो Tmax का वैल्यू है वो ऑलमोस्ट है वो कांस्टेंट हमें मिलता है। तो वीडियो आप रेफर करना, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। V/F अगर हम लोगों ने साथ साथ में वेरिएबल किया है, V/F कांस्टेंट रखने की कोशिश की, या फिर सिर्फ वोल्टेज चेंज किया, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी,
सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज की और वोल्टेज कॉन्स्टेंट रखा। तो ये सारे टाइप के जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं तो वो वीडियो आप रेफर कर लेना। लेकिन सिर्फ ये जो 3 मेथड्स है, ये जो 3 पैरामीटर्स है, इसी से हम लोग जज करते हैं टोटल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बाकी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम प्लेट ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर रीड्स एज, वोल्टेज दिया है, एचपी रेटिंग, फ्रीक्वेंसी, करंट, यहाँ पे कनेक्शन दिया है डेल्टा में, और स्पीड दिया है, द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ विच द स्टेटर वाइंडिंग इज वाउंड। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम लोगों को पोल्स फाइंड आउट करना है तो, और स्पीड भी दिया है, तो सबसे पहले सिंक्रोनस जो स्पीड है वो फाइंड आउट करो। अगर कुछ नहीं भी आता तो सिंक्रोनस स्पीड फाइंड आउट करो, कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, इंडक्शन मोटर का एक खासियत होता है अच्छे से, ये होता है 120F डिवाइडेड बाई P। ओके, तो NS का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन NR का वैल्यू है वो हमें पता है 540 RPM। ठीक है, तो 540 RPM मतलब जो NS का वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 540 RPM रहेगा। करेक्ट, तो यही हम लोग को फाइंड आउट करना है कि P का वैल्यू कितना होगा। तो P यहाँ पे आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना हो जाएगा, F का वैल्यू है ना, F का वैल्यू है 50 और डिवाइडेड बाय NS का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग अगर जो 5, ये कितना हो जाएगा ऊपर का वैल्यू, ये हो जाए 6000। ओके, 6000 डिवाइडेड बाय NS का वैल्यू। NS का वैल्यू हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग P का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं एक बार। P का वैल्यू हम लोगों ने अगर चलो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, NS इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाई P। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने P का वैल्यू है वो 10 रख दिया तो NS का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, NS का वैल्यू मिल जाएगा हमें 600। ओके, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद NS का वैल्यू 10 के लिए है NS, उसके बाद 12 रख दिया तो कितना हो जाएगा, NS इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 500। गलत ऑप्शन है। अगर 14 रख दिया तो ऑब्वियसली अगर P का वैल्यू अगर हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो NS का वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, यानी कि 500 से भी ये कम 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 होते जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि 10 पोल्स। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ में समझाने के लिए अभी बाकी के जो ऑप्शन थे वो भी आपको बस चेक करवा के दिखा रहा था। ओके, जिनको का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रोटर इम्पीडेंस ऑफ अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज 0.1 प्लस J 0.6 ओम पर फेज। के रोटर इम्पीडेंस में यहाँ पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है। द रेजिस्टेंस पर फेज टू बी इंसर्टेड इनटू द रोटर टू गेट द मैक्सिमम टॉर्क एट अ स्टार्टिंग शुड बी। ओके, मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग। ठीक है, तो हम लोगों को रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R2 डिवाइडेड बाय X2, यानी कि रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय X2। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि मैक्सिमम टॉर्क है वो हमें स्टार्टिंग में मिलेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क है तो उससे रिलेटेड स्लिप तो हमें पता है, लेकिन स्टार्टिंग में स्लिप क्या होता है, स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू कितना होता है। अगर हमें यहाँ पे हम लोगों ने NS माइनस NR में स्टार्टिंग में NR का वैल्यू कितना होता है, 0। करेक्ट, तो यहाँ पे जो NS का स्लिप का वैल्यू है वो हमें 1 मिलेगा स्टार्टिंग के केस में, कि स्टार्टिंग में रोटर का वैल्यू वो 0 हो जाएगा, तो स्लिप 1 हो गया। ओके, तो अगर S एट टी मैक्स के वैल्यू अगर हम लोगों ने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो R2 का वैल्यू हो जाएगा X2, मतलब R2 इज इक्वल टू X2, ये वैल्यू है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास R2 का वैल्यू कितना है, 0.1 और X2 का वैल्यू 0.6, तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे R2 प्लस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग अज्यूम करेंगे इक्वल टू X2। ओके, तो RXT का वैल्यू हमें मिलेगा 0.6 माइनस 0.1, ये कितना हो जाएगा, ये 0.5 ओम्स। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी टर्न्स ऑफ 444 वोल्ट्स टू 222 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद अ कोर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 100 cm² एंड अ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1 टेस्ला इज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्राइमरी टर्न्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है। प्राइमरी टर्न्स, तो EMF का वैल्यू क्या होता है, EMF का वैल्यू होता है 4.44 इंटू 5 F एंड N1। ओके, E1 है तो हम लोग N1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू डायरेक्टली इजी है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, N1 का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो N1 का वैल्यू हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू 5F। E1 का वैल्यू हमारे पास 444 है। ओके, क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज ही लेंगे हम लोग, अगर प्राइमरी साइड के नंबर्स ऑफ टर्न्स हम लोग को फाइंड आउट करने हैं तो ये जाएगा 4.44। ओके, तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स। फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, फ्लक्स होता है फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। ओके, फ्लक्स डेंसिटी कितना दिया है यहाँ पे 1 टेस्ला, टेस्ला यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है,
ओके, तो हमें जो एरिया है वो भी पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10⁻⁻4 माने कितना हो जाएगा, ये 0.01, करेक्ट, 0.01 हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 444, ये कैंसिल आउट, यानी कि ये 100 डिनोमिनेटर में 50 मल्टीप्लाई बाय 0.01। ओके, 0.01 अगर ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा, ये 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 टू 200। N1 का वैल्यू है 200। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एपी जेनको का क्वेश्चन है 2017 का। ओके, अभी तक 12 के देख रहे थे, ये 17 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेगुलेशन of a single phase transformer with a equivalent resistance R equivalent and equivalent reactance X equivalent and load power factor angle phi is। तो load power factor angle हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, इसका वैल्यू मैक्सिमम रेगुलेशन पूछा है। ओके, तो मैंने शायद पावर सिस्टम के जो लेक्चर है वहाँ पे मैंने ट्रिक भी बताया था कि हम लोगों को अगर फाइंड आउट करना है जो फाई का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 10 फाई इज इक्वल टू कितना होता है मैक्सिमम के केस में, एक्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, क्योंकि मैक्सिमम है तो एक्स और एक्स। ओके, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, न्यूमरेटर में एक्स है। अगर हम लोग को जीरो रेगुलेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 10 फाई का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 फाई का वैल्यू, आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एक्स इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे है आर, ये ट्रिक है, आर है, यहाँ पे भी आर है, न्यूमरेटर में जो जीरो है तो ऊपर आर आ जाएगा, मैक्सिमम है तो एक्स आ जाएगा। ओके, तो 10 फाई एक्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, ये होता है पावर फैक्टर एंगल। ओके, कैसा होता है ट्रायंगल, यहाँ पे ये होगा आर इक्विवेलेंट, ओके, ये हो जाएगा एक्स इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा जेड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यही होता है फॉर्मूला फाई का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा जो 10 फाई का वैल्यू हो वो एक्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम रेगुलेशन का फॉर्मूला। ये भी एपी जेनको का क्वेश्चन था ईयर 2017 का, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये जो डायग्राम है ये ट्रायंगल है, ये मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम जो रेगुलेशन है वह उसके लिए होता है। ओके, और यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल का है, ऑब्वियसली ये जेड इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट है, ये इम्पीडेंस वाइंडिंग इम्पीडेंस का जो ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस एंगल है यानी कि थीटा जेड इज इक्वल टू यहाँ पे जो पावर फैक्टर एंगल वो होता है मैक्सिमम के केस में, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, थीटा जेड इज इक्वल टू होता है यहाँ पे फाई जेड का वैल्यू, यानी कि पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू इम्पीडेंस एंगल। और यहाँ पे क्या होता है, जीरो के केस में, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के केस में जो ट्रायंगल होता है यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू है ये मिलता है थीटा जेड और यहाँ पे हमें मिलता है फाई पावर फैक्टर एंगल। ओके, ये एक्स इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट तो यहाँ पे सेम ही रहेंगे। तो इसके वजह से यहाँ पे अगर हम लोग 10 फाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 10 फाई जेड हमें मिलता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एक्स इक्विवेलेंट। एंड मैक्सिमम के केस में हमें ये जो फाई है वो यहाँ पे मिलता है, जो एंगल होता है यहाँ पे हमें 10 फाई का वैल्यू मिलता है एक्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसके वजह से मैक्सिमम और जीरो के लिए हमें अलग अलग जो फॉर्मूला है वो मिलते हैं, लेकिन आप ये एक्स और आर वाले ट्रिक से ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा टू जिगजैग कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर इज टू सप्लाई। ओके, तो जिगजैग से डायरेक्टली इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन हम लोग एक बार जो थ्योरी है वो देख लेते हैं कि उसका एडवांटेज वगैरह क्या होता है। सो इट कैन बी यूज टू प्लेस ऑफ डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर टू गेट एग्जैक्टली द स्टेबल न्यूट्रल पॉइंट, सो इट इज मेनली यूज टू सप्लाई द अनबैलेंस लोड। Okay, the purpose of zigzag star is to nullify the third harmonics EMF in individual phases and each phase divided into 2 equal parts, and these third harmonic EMFs are nullified due to the series subtracting polarities of zigzag star winding। Okay, तो हम लोग अभी इन डिटेल में नहीं जाएंगे कंस्ट्रक्शन पे, लेकिन हम लोग को एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है जो हमें चाहिए कि इट इज यूज टू मेनली सप्लाई द अनबैलेंस लोड, क्योंकि ये थर्ड हार्मोनिक्स वगैरह जाता है वो सप्रेस करने का काम करते हैं जिगजैग जो होते हैं, जिगजैग स्टार कनेक्शन वाला जो फैशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू ट्रांसफॉर्मर्स हैविंग द सेम पर यूनिट इम्पीडेंस कनेक्टेड इन पैरेलल शेयर द कनेक्टेड लोड। ऑप्शन है इक्वली, नहीं इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ सेम पर यूनिट इम्पीडेंस यहाँ पे इन्होंने दिया है, रेटिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, शायद दो अलग अलग भी रेटिंग हो सकते, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये इक्वली शेयर करेंगे लोड, तो इसलिए ऑप्शन ए है यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा।
ऑप्शन बी है इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव रेटिंग्स, करेक्ट। तो जितना रेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो शेयरिंग है लोड का वो कर जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन है। इन प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज रेशियो, नहीं, वोल्टेज तो अगर हम लोगों को ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में कनेक्टेड करना है तो दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम ही होना चाहिए, तो सर्कुलेटिंग करंट है वो फ्लो होने लगेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। और ये मैंडेटरी कंडीशन है, पोलैरिटी और वोल्टेज दोनों का ट्रांसफॉर्मर का सेम होना चाहिए एंड इन प्रोपोर्शन टू द जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। ओके, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रिस्पेक्टिव रेटिंग के अकॉर्डिंग वो जो लोड है वो कैरी करेंगे। ये भी एपीजेनको का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1100 kVA 11 kV to 1.1 kV conventional 2-winding transformer is connected as a 12.1 kV to 11 kV step down auto transformer. The rating of the auto transformer is, ओके, तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा ये आप कैलकुलेट करोगे और आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। ओके, ये आप पे छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज, ओके, तो ये शायद पता नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला इन केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्टर इज एज बिलो। तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होना चाहिए यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ओके, अगर हम लोग ये फैशन में लिखने की कोशिश करें डायरेक्टली नोटेशन में तो ये होता है यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। ओके, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी स्क्वायर, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के स्क्वायर टाइम्स होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, ऑप्शन डी है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो नोट्स में लिख देना, शायद पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shunt generator develops a stable output voltage if the magnetization characteristic is linear, magnetization characteristic is non-linear, the field winding resistance is more than the critical resistance and the residual magnetism is equal to 0। तो शंट जनरेटर के केस में हमें जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो लगता है उसके बिना स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम लोग ऑब्वियसली फील्ड फ्लैशिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन इनिशियली हम लोग को रेसिडुअल मैग्नेटिज्म एक है वो चाहिए होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, तो इसके वजह से जो जनरेटर है वो स्टार्ट होगा ही नहीं। ओके, उसके बाद लिखा है इन्होंने द फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज मोर देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर हमें शंट जनरेटर है वो स्टार्ट करना है तो जो फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है इट शुड बी लेसर देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ओके, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो डेवलप नहीं होगा यहाँ पे। तो इसलिए ऑप्शन सी है ये भी यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो मोटर है वो जो जनरेटर है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। उसके बाद है मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक इज लीनियर और नॉन लीनियर। ओके, तो हम लोग इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैग्नेटाइजेशन कर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है, ए से लेके स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ पी पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो फील्ड रेजिस्टेंस का लाइन है यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है आपको, और ये मैग्नेटाइजेशन कर्व है, और ये जो हमें स्टार्टिंग में मिलता है ये रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से हमें मिलता है। ओके, जो रेसिडुअल फ्लक्स है उसके वजह से ही हमें यहाँ पे जो इतना जो क्या बोलते हैं इसको हेड स्टार्ट मिलता है, तो इसी के वजह से हमें ये मिलता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है ये नॉन लीनियर है। तो अगर ये लीनियर हुआ यानी कि ये 0 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे कोई भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो स्टार्टिंग में हम लोग को नहीं मिलेगा, तो जो स्टेबल आउटपुट टॉर्क है वो जनरेट ही नहीं होगा। तो इसके वजह से ऑप्शन बी है वो यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पे एज कम्पेयर टू द लीनियर। लीनियर का क्या होता है, फील्ड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो लीनियर लाइन हमें मिलता है। ठीक है, इन डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर देखते हैं क्या होता है स्पीड के साथ साथ उसका कैसा रिलेशन होता है स्पीड टॉर्क का। तो हम लोग जो थर्ड डायग्राम है वो रेफर करेंगे डायरेक्टली। अगर टॉर्क इंक्रीज हो रहा है तो देख सकते हो डिफरेंशियल के केस में जो स्पीड का वैल्यू है वो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन द स्पीड इज कांस्टेंट एज अ टॉर्क इंक्रीजेस, नहीं कांस्टेंट है क्या, नहीं। हम लोग देख सकते हैं कि ये शंट के लिए हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल के लिए नहीं होता है कांस्टेंट। द स्पीड फॉल्स नॉन लिनियरली एज द टॉर्क इंक्रीजेस, नहीं, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। द स्पीड इंक्रीजेस नॉन लिनियरली एज द टॉर्क इंक्रीजेस, करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पे हमें मिल गया, करेक्ट है। लास्ट में द फ्लक्स इंक्रीजेस एज द लोड इंक्रीजेस, नहीं। ठीक है, तो स्पीड टॉर्क तो हम लोग के यहाँ पे अभी काम में आया। सिमिलरली एन वर्सेस आई का भी देख लेना, टी वर्सेस आई का भी देख लेना यहाँ पे। और एक चीज़ है सीरीज का है वो हमें हाई स्टार्टिंग मिलता है और धीरे धीरे है वो कम होते जाता है। हाई स्पीड हाई टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपको पूछा कि स्पीड रेगुलेशन सबसे ज़्यादा अच्छा किसका होता है, तो आप देख सकते हो सबसे अगर टॉप नंबर पे आएगा ये हो जाएगा शंट, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है स्पीड की उससे बहुत ही कम डेविएट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो क्यूमुलेटिव का रहेगा वो, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल का रहेगा वो, और सबसे आखिर में जो लास्ट नंबर पे आता है
वो आ जाएगा आपका सीरीज का। ओके, सीरीज का सबसे लो होता है। तो अगर आपको प्रायोरिटी में पूछा सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो एक नंबर पे शंट पे होता है, 2 नंबर पे आप क्यूमुलेटिव पे दे सकते हो, थर्ड पे डिफरेंशियल को आप बोल सकते हो, एंड द लास्ट वन इज सीरीज। सीरीज मोटर में तो स्पीड रेगुलेशन है वो बहुत पुअर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थ्री फेज इंडक्शन मोटर अंडर द लॉक रोटर, या फिर जिसे हम लोग ब्लॉक रोटर भी कहते हैं कंडीशन, एंड विद द स्टेटर सप्लाई इंड्यूसेस। ऑप्शन है स्मॉल वोल्टेज एट स्लिप फ्रीक्वेंसी, लार्ज वोल्टेज एट रोटर फ्रीक्वेंसी, जीरो वोल्टेज एट जीरो फ्रीक्वेंसी, एंड द लार्ज वोल्टेज एट स्लिप फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर यहाँ पे रोटर है वो ब्लॉक हो रहा है, तो ब्लॉक रोटर या फिर जो हम लोग ट्रांसफार्मर के केस में बोलेंगे तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, करेक्ट, सिमिलर टाइप ही होता है। तो रोटर को हम लोग ब्लॉक करते हैं, तो अगर हम लोगों ने उसमें फुल रेटेड वोल्टेज दिया तो रेटेड वोल्टेज पे वो बहुत ज़्यादा हैवी करंट है वो खींचने लगेगा, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है सेम। तो इसलिए हम लोग जो लॉक रोटर टेस्ट है वो हम लोग रिड्यूस वोल्टेज पे है वो परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोगों ने वहाँ पे रिड्यूस वोल्टेज ही अगर सप्लाई को रिड्यूस दिया, तो वहाँ पे जो इंड्यूस वोल्टेज हमें मिलेगा वो ऑब्वियसली स्मॉल वोल्टेज ही मिलेगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, 2 लार्ज वोल्टेज और एक जीरो वोल्टेज है। और अगर यहाँ पे स्टेटर पे हम लोगों ने सप्लाई दिया है 3 फेज सप्लाई, तो वो ऑब्वियसली वो NS स्पीड से घूमेगा। रोटर को हम लोगों ने रोका है तो फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, तो जिसके वजह से जीरो तो इंड्यूस EMF नहीं होगा। तो ऑप्शन सी तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऑप्शन बी और डी भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई करें वो बहुत ही कम अप्लाई करें। ओके, तो रिड्यूस वोल्टेज हम लोग ऑब्वियसली वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इसलिए बी और डी भी ऑप्शन यहाँ से चले जाएंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन के हेल्प से इजीली पता कर सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन ए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि स्मॉल वोल्टेज एट अ स्लीप फ्रीक्वेंसी। ओके, ये भी एपी जेनको का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The equivalent rotor resistance R2 dash component in the equivalent circuit of a single phase induction motor based on two revolving field theory at any slip as R। ओके, तो हमें पता ही है कि टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के केस में हमें 2 स्लिप मिलते हैं, एक फॉरवर्ड स्लिप होता है और एक बैकवर्ड स्लिप होता है। फॉरवर्ड स्लिप हमें नॉर्मल स्लिप की तरह मिलता है S का वैल्यू, और जो बैकवर्ड स्लिप मिलता है वो होता है 2 - S। ओके, तो ये अगर हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो ये हमें मिल जाएगा R2 डैश डिवाइडेड बाय S एंड R2 डैश डिवाइडेड बाय 2 - S। यहाँ पे ऑप्शन बी है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टू रिवॉल्विंग फील्ड थियरी भी हम लोगों ने उसके रिलेटेड जो थियरी है वो डिस्कस की है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया, एनिमेशन वगैरह करके मैंने दिखाया है वहाँ पे। अगर आप चाहिए तो वीडियो रेफर कर सकते हो। ओके, बहुत आपका एक पेज है वो क्रिएट हो जाएगा टू रिवॉल्विंग फील्ड थियरी के रिलेटेड। ये भी एपी जेनको का एक क्वेश्चन है, ईयर 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ 210 मेगावाट द टर्बो अल्टरनेटर इन अ थर्मल पावर प्लांट, द पॉसिबल स्पेसिफिकेशन ऑफ अ रोटर डायमीटर, स्टेटर कोर लेंथ एंड नंबर ऑफ पोल्स रिस्पेक्टिवली आर। ओके, तो टर्बो अल्टरनेटर में हम लोग कौन से टाइप ऑफ द रोटर यूज करते हैं, एक तो होता है सेलेंट पोल, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल। ओके, 2 ही टाइप के हम लोगों के पास रोटर है सिंक्रोनस के केस में। तो टर्बो अल्टरनेटर में हम लोग जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है वो यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें जो ज़्यादा स्पीड है वो इजीली हम लोग अचीव कर सकते हैं। जो सैलेंट पोल होता है वो हम लोग ऑब्वियसली हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन टर्बो अल्टरनेटर या फिर हम लोग थर्मल पावर प्लांट के केस में यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल रोटर है वो यूज करते हैं। तो सिलेंड्रिकल रोटर का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, सिलेंड्रिकल रोटर में जो ऐसा कुछ दिखाई देता है। ओके, उसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है और जो लेंथ होता है उसका ज़्यादा होता है। ओके, डायमीटर का वैल्यू है वो कम होता है और जो लेंथ का वैल्यू है वो ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो स्पीड का वैल्यू है वो ट्रिमेंडसली हाई होता है, ट्रिमेंडसली हाई लेकिन सबसे ज़्यादा हाई होता है, लेकिन स्पीड का वैल्यू हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। स्पीड का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो पोल का वैल्यू हमें यहाँ पे कम मिलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 पोल से हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन तो यहाँ पे एक ही है, लेकिन हम लोग बाकी के भी देख रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे कि यहाँ पे डायमीटर है वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू द लेंथ। ओके, तो डायमीटर स्टार्टिंग में डायमीटर ही है ना, हाँ, रोटर डायमीटर, ठीक है। तो जो रोटर का डायमीटर है वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू द लेंथ। तो ये तो चले गए। और पोल्स अगर हम लोग देखेंगे तो 2 पोल्स वाला ऑप्शन है यहाँ ज़्यादा सूटेबल एज कम्पेयर टू द 8, ताकि हमें ज़्यादा स्पीड मिलेगा, इसलिए ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन है। सेलेंट पोल के केस में क्या होता है, सेलेंट पोल के केस में हमें जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है। चाहे मैं चाहिए तो लिख देता हूँ फॉर सेलिएंट पोल। सेलिएंट पोल के केस में जो हमें डायमीटर का वैल्यू है वो ज़्यादा मिलता है। डायमीटर अगर ज़्यादा हुआ तो लेंथ का वैल्यू है वो कम है, और अगर डायमीटर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम लोग वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स है वो वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो पोल का वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा, और अगर पोल्स का वैल्यू बढ़ गया तो स्पीड का वैल्यू है वो यहाँ पे घट जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो आप सिर्फ डायमीटर और लेंथ का वैल्यू अगर आपने समझ लिया क्यों कैसे होता है, तो आपको इजीली बाकी के जो 2 है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलक्टेंस टॉर्क
ऑफ अ थ्री फेज सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर विथ डायरेक्ट एंड अ क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस XD एंड XK रिस्पेक्टिवली इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले, तो मैंने कहा था कि इतना पोर्शन था ये रिलक्टेंस टॉर्क का होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन, इट इज प्रोपोर्शनल टू द XD माइनस XQ, करेक्ट, तो ये सही है। उसके बाद है XD मल्टीप्लाई बाय XQ, नहीं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये गलत है, ये सही है। उसके बाद है 1/XD माइनस 1/XQ। ओके, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से XQ माइनस XD डिवाइडेड बाय XD XQ, ऐसा है क्या, नहीं XD माइनस XQ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा XD माइनस XQ डिवाइडेड बाय XD XQ। ओके, तो ये एग्जैक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये टर्म है, पैरामीटर है, ये सेम है डी वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी ए और डी में अगर हम लोग को सिलेक्ट करना है तो हम लोग ऑब्वियसली डी वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये XD माइनस XQ के प्रोपोर्शन है, लेकिन ये XD XQ का प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी है, ये ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है। तो आपको अगर ऑप्शन चारों है वो देखना ही है, मैं सजेस्ट करूँगा ऑब्वियसली चारों ऑप्शन है उसे लेकर। अगर आपके पास एक सही आया तो डायरेक्टली टिक मत कर देना, बाकी के जो ऑप्शन है वो भी चेक कर देना और एलिमिनेट करते करते आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाना, तो आपको ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी है ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल पावर ऑफ अ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर विद अ सिंक्रोनस रिएक्टेंस 0.8 पर यूनिट connected to a bus bar of 1 per unit and the excitation adjusted to 1.2 per unit is। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हम लोगों ने बहुत बार अभी डिस्कस किया है। ये हो जाएगा ई का वैल्यू, एक्साइटेशन हम लोग कंसिडर करेंगे 1.2 पर यूनिट। उसके बाद बस बार, ये बस बार है। ओके, ये इनफाइनाइट बस बार है, बस बार का वैल्यू कितना है 1 पर यूनिट, 1.0 पर यूनिट, और जो रिएक्टेंस का वैल्यू है वो 0.8। तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल पावर ना, तो पी मैक्स का वैल्यू हमें पता ही है, पी मैक्स होता है EV डिवाइडेड बाय एक्स, बहुत इजी है, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.8 हो जाएगा 1.5 पर यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंक्रोनस कैपेसिटर इज, तो सिंक्रोनस कैपेसिटर मतलब हम लोग जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसी को हम लोग कहते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर भी जिसे हम लोग कहते हैं, तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, फिर कंडीशन क्या होता है, तो वो हम लोग लाइट लोड या फिर नो लोड की कंडीशन में यूज करते हैं, और वहाँ पे हम लोग ओवर एक्साइटेड यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ओवर एक्साइटेड प्लस नो लोडेड या फिर अनलोडेड या फिर लाइट लोड जिसे हम लोग कहते थे, अनलोडेड एंड अंडर एक्साइटेड नहीं, ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है लोडेड एंड ओवर एक्साइटेड, नहीं लोडेड नहीं होता है, अनलोडेड एंड ओवर एक्साइटेड, करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर लोडेड विद कैपेसिटर बैंक, नहीं कैपेसिटर बैंक नहीं होता, यहाँ पे हम लोग सिंक्रोनस मोटर है वो यूज करते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में टेबल प्रोवाइड किया था आपको सिंक्रोनस मोटर के केस में, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ओवर एक्साइटेड किया, ओवर एक्साइटेड के केस में जो हमें है वो लीडिंग है वो मिलता है। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि ओवर है मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब वो लीड करेगा। ओके, अगर वो अंडर एक्साइटेड है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं, अंडर है मतलब कम है, कम है मतलब वो पीछे जा रहा है, मतलब लैग है, तो अंडर एक्साइटेड होगा तो यहाँ पे लैग करेगा। ओके, तो इससे आप मोटर का है वो ध्यान रख सकते हो, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट है आपका जनरेटर का होता है। तो किसी एक का आप ध्यान रखोगे तो आपको जनरेटर दूसरा है वो आपको समझ में आ जाएगा। सजेस्ट करूंगा मैं मोटर का ही ध्यान रखूँ, क्योंकि ओवर है तो ज़्यादा आगे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ओके, तो जनरेटर में क्या हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट इसके अपोजिट होगा, यहाँ पे अगर लीडिंग है तो यहाँ पे लैग हो जाएगा, और यहाँ पे अगर अंडर एक्साइटेड के केस में यहाँ पे अगर लैगिंग है तो यहाँ पे लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये फेजर डायग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, अगर आपको चाहिए मुझे बता देना, मैं वो वीडियो सेपरेट बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो मतलब कैपेसिटर स्टार्टिंग में भी यूज करते हैं और फिर रनिंग कंडीशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। द टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द मेन वाइंडिंग, नहीं गलत, डायग्राम ही देख लेते हैं, चलो डायग्राम ही देख लेते हैं। तो ऐसा होता है, यहाँ पे दो वैल्यू ऑफ कैपेसिटर्स है, एक स्टार्टिंग के लिए और एक रनिंग के लिए। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में दोनों जो कैपेसिटर है वो सर्किट में रहेंगे, हमें अच्छा टॉर्क मिलता है स्टार्टिंग में उसको स्टार्ट करने के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। जैसे ही वो स्टार्ट होगी 80% स्पीड पे पहुंच गई, ये हम लोग जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो हटा देंगे, सिर्फ रनिंग कैपेसिटर है वही सर्किट में रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में है। ओके, तो हम लोग देखते हैं, व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन द परमानेंट कैपेसिटर लेट इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, व्हेन द सर्किट स्विच ओपन द परमानेंट कैपेसिटर लेफ्ट इन द मेन वाइंडिंग, नहीं मेन वाइंडिंग में कुछ नहीं है। द टू कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, नहीं
दोनों इसके एक्रॉस नहीं हम लोगों ने कनेक्ट किए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रनिंग कैपेसिटर है उसका वैल्यू जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसके कंपैरिजन में कितना होता है, ओके। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया था हम लोगों ने, अभी एक स्टूडेंट ने हमारे जो टेलीग्राम के ग्रुप है वो अपलोड किया था। तो अगर आप नहीं ज्वाइन हुए टेलीग्राम के ग्रुप पे तो वो भी आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आएगा आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे कि सी आर का वैल्यू है यानी कि रनिंग कैपेसिटर का वैल्यू है वो एक्स टाइम्स ऑफ द सी एस यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर में, ओके। कितना वैल्यू से कम होना चाहिए ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मशीन विल बी, ओके। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत से स्टूडेंट शायद गलत करके आ सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, सिंक्रोनस मशीन है, स्लिप रिंग है, तो सिंक्रोनस मशीन में हम लोग 3 फेज देते हैं तो ऑब्वियसली 3 स्लिप रिंग है तो 3 फेज होगा। 3 फेज के लिए हम लोग 3 स्लिप रिंग है वो यूज करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन डी वो टिक करके आ जाएंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि स्लिप रिंग हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ओके। स्लिप रिंग हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, स्लिप रिंग हम लोग रोटर पे यूज करते हैं, करेक्ट। स्लिप रिंग जो है वो हम लोग यूज करते हैं रोटर सर्किट पे। और सिंक्रोनस मशीन के जो रोटर सर्किट पे हम लोग क्या देते हैं, एसी देते हैं कि डीसी देते हैं, डीसी देते हैं, करेक्ट। तो डीसी में हम लोग के पास 2 ही टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो अगर 2 ही टर्मिनल हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग 3 स्लिप रिंग का करेंगे क्या, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग जो 2 ही स्लिप रिंग यहाँ पे यूज करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको पता नहीं होगा तो लिख लेना, गलत करने के चांसेस है। अगर आपको वो एग्जाम के प्रेशर में हो भी सकता है, लेकिन को ध्यान से पढ़ना है कि स्लिप रिंग हम लोग रोटर पे यूज करते हैं और सिंक्रोनस मशीन के रोटर पे हम लोग डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं। तो इसलिए 2 ही स्लिप रिंग यहाँ पे लगेंगे। तो ये यूकेपीएससी का क्वेश्चन था, अभी अप्रैल मंथ में हुआ था, 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ डबल केज रोटर ओवर अ सिंगल केज रोटर इन अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज दैट, ओके। तो डायग्राम तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आ गया यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या है, स्लिप इज लार्जर, इफिशियंसी इज हायर, स्टार्टिंग करंट इज लोअर एंड द पावर फैक्टर इज हायर। द एडवांटेज ऑफ हैविंग द डबल केज रोटर, ओके। तो डबल केज रोटर है, हम लोग देख सकते हैं एक अपर केज है एक लोअर केज है। तो यहाँ पे हमें जो अपर केज में जो हायर रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो हमें मिलता है, जिसके वजह से जो स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग करंट का वैल्यू है ये कम हो जाता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है और रिएक्टेंस का वैल्यू वो हाई है। तो ये रनिंग कंडीशन के वक्त काम आती है, पिक्चर में आती है, यानी कि ज़्यादा इसका यूज होता है। और जो अपर केज है वो स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्लीप इज लार्जर तो नहीं होगा, इफिशियंसी इज हायर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग करंट रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हम लोगों ने बढ़ा दिया तो लॉसेस का वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा। तो लॉसेस बढ़ने की वजह से इफिशियंसी तो हायर नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी तो गलत आंसर हो जाएगा, करेक्ट। पावर फैक्टर इज हायर ये भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे रिएक्टेंस भी बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे पावर फैक्टर भी इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग करंट है वो बहुत अच्छे लेवल पे कम हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है डबल केज रोटर कंस्ट्रक्शन का, ओके। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में डबल केज रोटर और डीप बार रोटर भी आता है, ओके। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आप एक बार पढ़ लेना। तो एसएससी जेई के जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो मिल जाएगा ये स्पेशल टाइप ऑफ द रोटर से रिलेटेड। तो आप एई लेवल के एग्जाम में भी ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई लेवल के क्वेश्चन है वो वहाँ पे आएंगे, ओके। तो जैसा मैंने कहा था जो ओएनजीसी का भी प्लेलिस्ट है वो भी आप रेफर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आपको डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट्स में भी मुझे पूछना अगर आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो। और भी आपके कुछ डाउट है तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अगर आपने कुछ एडिशनल सीखा हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हम लोग ये पर्टिकुलर टॉपिक है या फिर ये यहाँ पे मेरा कन्फ्यूजन हो रहा था या फिर मैं शायद यहाँ पे मिस्टेक कर सकता था जो मुझे यहाँ पे अभी क्लियर हुआ है। तो हमें ज़रूर से बताना है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग नए नए जब भी अपडेट लाएंगे तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन के साथ।